जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रटेक्स क्लासेस पर। इससे पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को संसद के गठन के बारे में सभी डाउट्स क्लियर करवा चुका हूं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए विषय पर अध्ययन करेंगे। हमारा विषय क्या है? उच्चतम न्यायालय। आज का जो हमारा विषय है वो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। जैसा कि सभी को पता है कि प्रत्येक देश में न्यायिक व्यवस्था होती है, वहाँ पर नागरिकों को न्याय देने के लिए अदालतों का गठन किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे भारत में भी न्यायालयों का गठन हुआ है। हमारे भारत में किस प्रकार से न्यायालय होती हैं? देखिए, जो हमारे देश की सबसे उच्च न्यायालय है वो है उच्चतम न्यायालय, जो पूरे भारत में एक ही है और वो है दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद में एक राज्य में या तो एक हाई कोर्ट होता है, मतलब उससे जो छोटी अदालत होती है उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से छोटी अदालत वो होती है हाई कोर्ट। वो या तो एक राज्य में एक होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में है, या तो फिर एक या दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, जिन्हें हम लोग अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था का गठन किया गया है। तो आज हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न किसी एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोग आसानी से उसका आंसर दे सकें, इस प्रकार से आप पढ़ें। थोड़ा जहन खोल कर पढ़ें, दिमाग खोल कर पढ़ें, कापी को उठा लें, पेन को उठा लें। जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उनको लिखते जाइए साथ साथ में, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने में, आप लोग भी मेहनत करें पढ़ने में। हो सकता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो सिर्फ एक्सक्यूज़ निकालेंगे। ठीक है। अब देखें, हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के बारे में? अमेरिकी संविधान के विपरीत, देखिए शब्दों पर बहुत ही गौर करें। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें शीर्ष पर स्थान पर उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा उसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय होती है। समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई, अमेरिकी संविधान के विपरीत। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में जो न्यायिक व्यवस्था है, भारत की न्याय व्यवस्था वैसी नहीं है, बल्कि उसके विपरीत है, उसकी उल्टी व्यवस्था है। अब उल्टी कैसे है ये भी समझ लीजिए। अमेरिका में द्वैत न्यायिक व्यवस्था है, दो प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है, एक केंद्र के लिए अलग है और राज्यों के लिए अलग है। लेकिन भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसी प्रकार से अगर हम नागरिकता की बात करें तो अमेरिका में द्वैत नागरिकता होती है और भारत में एकल नागरिकता होती है। ये क्या होता है? द्वैत नागरिकता क्या होती है? अगर आप अमेरिका में रह गए तो आप किसी राज्य में रहेंगे, बिल्कुल ये बात क्लियर है कि अगर आप अमेरिका में रहेंगे तो उसके किसी एक राज्य में रहेंगे, एक ही राज्य में रह सकते हैं। तो वहाँ पर आपको दो प्रकार की नागरिकता लेनी पड़ेगी। एक तो आपको केंद्र की नागरिकता लेनी पड़ेगी, मतलब आप देश में रह रहे हैं, इसकी भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। दूसरी, आप जिस राज्य में रह रहे हैं तो उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सिर्फ आपको एक ही प्रकार की नागरिकता चाहिए। आप चाहे मध्य प्रदेश में रह रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, चाहे आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, किसी भी राज्य में आप रह रहे हो,
आपको सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता चाहिए। जैसा आधार कार्ड आपके यूपी के नागरिक का है, वैसे ही आधार कार्ड आपके महाराष्ट्र का नागरिक का है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि एकल और द्वैत का सिस्टम क्या होता है, प्रक्रिया समझ गए होंगे। इसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। न्यायालय की ये व्यवस्था 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई है। तो वर्तमान समय में जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है हमारे भारत में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय की जो ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई। मतलब जब हमारे देश का संविधान नहीं लिखा गया था तब भारत सरकार अधिनियम चलता था। क्या चलता था? भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1935 का है। समझ रहे हो, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई। तो उसमें भी इसी प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी जैसी वर्तमान समय में भारत में है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अमेरिका में द्वैत व्यवस्था है। ये बात तो मैं पहले ही आप लोगों को समझा चुका हूं कि भारत में एकीकृत व्यवस्था है और अमेरिका में द्वैत व्यवस्था है। अगला पॉइंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और हो सकता है किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कौन सी डेट को हुआ, कौन सी तारीख को, कौन से दिनांक को हुआ। तो उसका आंसर आप क्या देंगे? 28 जनवरी 1950। तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिल जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में उच्चतम न्यायालय के गठन, संरचना, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर क्वेश्चन आते ही हैं एसएससी में, या आप किसी भी प्रकार का एग्जाम देने जा रहे हो तो इससे क्वेश्चन आ ही सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद से जुड़ा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। मतलब आपसे ये पूछ सकता है कि मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन अधिनियम का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, इसके अलावा जल विवाद कौन से अनुच्छेद में है। इसी प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न अत्यधिक बनते हैं। ये बात आप लोग याद रखिए। इसीलिए जब भी मैं कोई विषय पढ़ाऊँ, कोई टॉपिक पढ़ाऊँ, तो उसमें जब मैं ये बताऊँ कि इस विषय का उल्लेख इस अनुच्छेद में है, तो आप उस चीज़ को नोट कर लिया करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या पढ़ाया है कि भारतीय संविधान के भाग 5, एक भाग 5 है ना, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में, अनुच्छेद कितना है? 124 से 147 तक में उच्चतम न्यायालय के गठन, संरचना, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इतनी जो बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसका आंसर सही से दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या लिखा हुआ है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बहुत ही मज़ेदार बात है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अक्सर देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार से बहुत से लोगों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करता है। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश।
और बिल्कुल इसके विपरीत जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। मतलब मैं तुम्हें चुनता हूं, तुम मुझे चुनो। समझ रहे हो? ये सिस्टम समझ गए हैं आप लोग? तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो आप लोग इसका इजीली से आंसर दे सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि पहले न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती थी। देखिए, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो पहले कॉलेजियम प्रणाली से की जाती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि 2014 में एक संशोधन किया गया, 99वां संशोधन अधिनियम। इसमें कॉलेजियम प्रणाली के जगह पर एक नए आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो पहले कॉलेजियम प्रणाली से नियुक्ति होती थी, फिर 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा नियुक्ति होती थी। लेकिन फिर क्या किया गया, इस आयोग को असंवैधानिक बता दिया गया और कॉलेजियम प्रणाली को दोबारा कार्यस्थ कर दिया गया। मतलब पहले जो कॉलेजियम प्रणाली से नियुक्ति होती थी उसको 2014 में बंद कर दिया गया और फिर दोबारा से 2015 में शुरू किया गया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी अर्हताएं क्या होती हैं। मतलब न्यायाधीश बनने के लिए उसके पास क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो देखिए, अर्हताओं की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक अगर होगा तो न्यायाधीश बन पाएगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि कम से कम 5 साल वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी समझ लीजिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। मतलब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। उसके पास 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने का अनुभव होना चाहिए। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तीसरा पॉइंट ये है कम से कम 10 साल वकालत का अनुभव होना चाहिए। 10 साल वकालत का अनुभव होना चाहिए। मतलब आप चाहे अधीनस्थ न्यायालय से शुरू किया है किसी व्यक्ति ने वकालत करना और उसको उच्च न्यायालय में भी वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, तो सबको मिलाकर 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कै साल का? 10 साल का। तो अर्हताएं आप लोग समझ गए होंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके साथ में 5 साल तक उसे किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए और 10 साल तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। ये बात अर्हताएं समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक, मतलब उसकी आयु कितनी हो जाए तब तक वो न्यायाधीश रह सकता है। तो इसका आंसर होगा 65 वर्ष।
65 वर्ष तक न्यायाधीश रह सकता है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो वो न्यायाधीश के पद पर नहीं बैठ सकता, उसे पद से हटाया जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और इनसे अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो आप लोग उसका आसानी से आंसर कर देंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा जो मैंने पढ़ाया है, और आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। और एक बात मुझे भी कहनी है, देखिए YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस को शेयर कीजिए और ख़ुद भी इससे जुड़िए, पढ़िए। मैं मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, मेरा स्टाफ मेहनत कर रहा है, तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेहनत से पढ़ें। जब मेहनत से पढ़ेंगे तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। कमेंट करें, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछें हम लोगों से, तो हम लोग उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप लोग उसका आंसर सही से दे देंगे। अब कल उच्चतम न्यायालय का सेकंड पार्ट भी आएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से जुड़ी और भी जानकारियां हैं जो वो सेकंड पार्ट में आएंगी, तो मैं पार्ट करके वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले मैंने संसद के गठन के 2 पार्ट बनाए हुए हैं और वो आप लोगों तक पहुंच भी गए होंगे वीडियो। ये वीडियो भी आप लोगों तक आज पहुंच जाएगा। धन्यवाद।